हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 1 करेंगे। इसका एक पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था बायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में। आज के इस टॉपिक में हम एबायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे, आपको हेल्पफुल लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड फिजिकल कंडीशन एंड नॉन लिविंग मटेरियल दैट अफेक्ट द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स एंड कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या होते हैं? वैसे फिजिकल कंडीशंस और नॉन लिविंग मटेरियल्स जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जो कि लिविंग कंपोनेंट्स को ग्रो करने में, उसकी मेंटेनेंस में और उसके रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल और रॉक्स, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। मैंने पिछले पार्ट में ही आपको बताया था कि अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बायोटिक होता है लिविंग थिंग्स और अबायोटिक होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। दीज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फॉर्म फिजिकल और अबायोटिक इन्वायरमेंट इन नेचर। तो ये सारे जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं ये फिजिकल या फिर अबायोटिक इन्वायरमेंट को नेचर में बनाते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहला हमारा है, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है अबायोटिक कंपोनेंट का जो पार्ट है वो है वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। इट इज़ नीडेड एंड यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एट्सेट्रा। इसकी ज़रूरत हमें पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। एनिमल्स और प्लांट्स बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। फसलों की सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स नीड वाटर फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ फॉर देयर लाइफ। ह्यूमन और एनिमल्स को भी अपनी लाइफ में अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। ट्राई टू थिंक, सोचने की कोशिश करो, एंड लिस्ट, और उसकी लिस्ट बनाओ, द वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर, कि वो अलग अलग एक्टिविटीज़ क्या हैं जिसमें हम पानी का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ ए वे टू कलेक्ट रेन वाटर व्हेन इट रेन्स। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जब बारिश होती है तब रेन वाटर को कलेक्ट करके रखते हैं। रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड अबव द ग्राउंड और अंडरग्राउंड एंड देन यूज्ड लेटर। रेन वाटर को हम क्या करते हैं कि हम उसको ग्राउंड के ऊपर या फिर ग्राउंड के नीचे ही उसको स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में उसको जब पानी की ज़रूरत हो हमें उस समय यूज़ कर सकते हैं। दिस हैपन्स नेचुरली इन ओपन रूरल एरियाज़। तो जो खुले रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ये नेचुरली हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे यहाँ शहरों में क्या होता है कि जो रोड्स होती हैं हर जगह पक्के रोड्स होते हैं जिसमें कि पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। लेकिन जो रूरल एरिया होते हैं वहाँ मिट्टी में पानी तालाब वगैरह में स्टोर हो जाते हैं और वो उसमें एब्जॉर्ब भी करते हैं, जिससे वाटर लेवल सही रहता है। लेकिन शहर में क्या होता है कि रोड वगैरह में जो भी है छत पे पानी आया वो सारी नालियों से बह करके निकल जाता है और ज़मीन के अंदर पानी नहीं जा पाता है, जिससे हमारे वहाँ का जो वाटर लेवल होता है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। However, in congested metropolitan cities, we need to create a method to capture the rain water। तो हम किस प्रकार से एक कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहाँ पे बहुत ही कंजेस्टेड एरिया हो वहाँ पे क्या तरीका से यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम इस रेन वाटर को कलेक्ट करके रख सकें, कैप्चर कर सकें। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ सच मेथड्स। तो इनमें से एक मेथड क्या है हमारा है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हेयर द रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड एट द रूफ टॉप ऑफ हाउसेज। यहाँ पे क्या किया जाता है कि घरों के छत पर रेन वाटर को स्टोर करके रखा जाता है। थ्रो पाइप्स दिस वाटर कैन बी ट्रांसफर टू टैंक, पिट और स्मॉल वेल्स। और उसके बाद इस छत पे जो वाटर स्टोर होता है उसको पाइप के थ्रू हम टैंक्स में या फिर पिट्स या स्मॉल वेल्स में ट्रांसफ़र करते हैं। सिंस द वाटर इज़ वेरी लाइकली टू गेट इम्प्योर, इट शुड बी यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पज़ ओनली आफ्टर फिल्ट्रेशन एंड प्योरीफिकेशन। तो इस प्रकार का जो वाटर में ये होता है ये क्या होता है कि थोड़ा काफ़ी इम्प्योर होता है, तो इसलिए इसको हम पीने में तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, लेकिन घर के और फ़िल्टर करके इसको हम जो अपने हाउस होल्ड पर्पज़ होते हैं, घर के कामों में जो यूज़ होते हैं, कपड़े धोने के लिए, प्लांट्स को पानी डालने के लिए, तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन सप्लीमेंट the requirement of water in cities and raise the
सब सॉइल वाटर लेवल। ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, ये क्या होता है कि शहरों में जो वाटर की ज़रूरत होता है उसमें एक सप्लीमेंट की ज़रूरत को पूरा करता है। सप्लीमेंट हो सकता है उसका। सप्लीमेंट क्या होता है, जैसे कि हम उसको कुछ एडिशनल कुछ देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप अपने शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा खाने के साथ विटामिन वगैरह की गोलियाँ खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं तो उसके साथ सप्लीमेंट हो गया, या एक्स्ट्रा फूड खा रहे हैं तो उसको सप्लीमेंट मिल गया। तो उसी तरह से जो शहरों में वाटर की जो कमी है उसमें ये थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, तो इसी को हम सप्लीमेंट कहते हैं। और इससे फिर क्या होता है कि वाटर लेवल भी वहाँ का जो है वो इंक्रीज़ होता है। दिस कैन हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ग्रीनरी इन अर्बन एरियाज़। और इससे क्या होता है कि अर्बन एरियाज़ में जो है वो ग्रीनरी को मेंटेन करने में बढ़ावा मिलता है, क्योंकि अगर पानी ये स्टोर किया हुआ रहेगा तो हम प्लांट्स लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें हम पानी डाल सकते हैं। और पानी की कमी रहेगी तो हम पौधे क्या लगाएंगे, हमें अपनी ज़रूरत की तो पानी पूरी नहीं हो रही, तो पौधों को पानी कहाँ से हम डालेंगे अगर पौधे लगाएंगे तो। लेकिन जो ये वाटर है इसका यूज़ हम प्लांट्स को पानी देने में कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि शहरों में ग्रीनरी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। इफ़ रेन वाटर इज़ नॉट कलेक्टेड इट फ्लोज डाउन टू द रिवर सिचुएटेड फार अवे थ्रू द ड्रेन्स एंड इट डज नॉट अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज़। तो अगर हम इस रेन वाटर को जो है सो कलेक्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है कि ये बह करके नालियों से बह करके चला जाता है और इसका हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रोड्स और कंक्रीट एरियाज गोज़ इनटू द ड्रेन्स। जो रेन वाटर होता है जहाँ पे रोड्स बने रहते हैं, यानी जो कंक्रीट एरिया रहता है, पक्के रोड रहते हैं, वहाँ पर ये बह करके नालियों में चला जाता है। द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द अनट्रीटेड ग्राउंड सिप्स इनटू द ग्राउंड रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर। तो ऐसे एरिया जहाँ जहाँ का ग्राउंड क्या होता है, अनट्रीटेड होता है, यानी कि पक्के ग्राउंड नहीं होते हैं, सीमेंटेड ग्राउंड नहीं होते, तो वहाँ पे जब बारिश होती है तो क्या होता है वो पानी सिप करके रिस करके धीरे धीरे क्या होता है ग्राउंड के अंदर चला जाता है, जिससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर जो होता है वो दोबारा रिचार्ज हो जाता है, उसका वाटर लेवल बढ़ जाता है। इनोवेटिव वाटर कलेक्शन मेथड नीड टू बी यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज टू कलेक्ट एंड यूज़ रेन वाटर। इस तरह से जो ये नए तरीके हैं, उन्नत तरीके हैं वाटर को का कलेक्शन करने का, इससे अलग अलग एरिया में यूज़ करना चाहिए हमें रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है एक्टिविटी। इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 4 है। थिंक ऑफ सम इनोवेशन वेज by which use of water and its wastage कैन बी मिनिमाइज्ड एट स्कूल एंड एट होम। तो ऐसे कुछ नए नए इनोवेशन वेज को आप सोचिए जिसके द्वारा आप इन वाटर्स के वेस्टेज को रोक सकते हैं और या फिर उसको कम कर सकते हैं। अपने घर में या स्कूल में भी जो वाटर का जो वेस्ट हो रहा है उसको कम कर सकते हैं। ऐसे आप कुछ इनोवेटिव तरीके सोचिए। इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, नेबर्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और अपने फ्रेंड्स से, नेबर्स से, फैमिली मेम्बर्स के साथ इंटरेक्ट करिए, मिलिए जुलिए। और मेक ए पोस्टर ऑन हार्वेस्ट वाटर और हार्नेस लाइफ। और एक पोस्टर बनाइए हार्वेस्ट वाटर और हार्नेस लाइफ के ऊपर। नेक्स्ट हमारा जो है अबायोटिक इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है वो है एयर। वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एयर फॉर देयर सर्वाइवल। हम सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए एयर की ज़रूरत होती है। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज। एयर क्या है, अलग अलग तरह के बहुत सारे गैसेज का मिक्सचर है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द इंपॉर्टेंट गैसेज प्रेजेंट इन एयर। एयर में प्रेजेंट ये 3 गैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट और एनिमल जो है वो ऑक्सीजन का यूज़ रेस्पिरेशन के लिए करते हैं, श्वसन की सांस लेने के लिए। प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। प्लांट्स क्या करते हैं, हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस जब होता है, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं तो उस समय उन्हें एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। Beside oxygen, nitrogen and carbon dioxide, small amount of other gases, many bacteria and virus and dust are also present in the air। तो इन सब गैसों के अलावा जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब गैसों के अलावा इन्वायरमेंट में और बहुत सारे कम कम अमाउंट में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में गैसेज में होते हैं, जिनमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस और डस्ट भी शामिल होते हैं। क्लीन एयर इज़ एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। साफ़ एयर, क्लीन एयर जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। एज इट प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन दैट इज़ नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ। जैसे कि ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, एटमॉस्फेयर से, एयर से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो कि एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा जो एबायोटिक एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है वो है लाइट। नेचुरल लाइट इज़ प्रोवाइडेड टू अस बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड बाय द मून ड्यूरिंग द नाइट। नेचुरल लाइट जो हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। दिन के समय सन से और रात के समय हमें मून से
नेचुरल लाइट मिलती है। द मून एज यू नो ओनली रिफ्लेक्ट द सनलाइट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मून के पास अपना लाइट नहीं होता है, वो सन के लाइट को ही रिफ्लेक्ट करती है। हैंस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट। तो इस प्रकार से सन जो है अल्टीमेट नेचुरल लाइट का सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स है, एकमात्र ऐसा सोर्स है जिससे हमें लाइट मिलती है। दिस नेचुरल लाइट इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स टू ग्रो एंड प्रिपेयर देयर फूड। और ये नेचुरल लाइट का यूज़ प्लांट्स ग्रो करने के लिए और अपना फूड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आपने देखा था ये क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। लाइफ ऑन अर्थ इज़ डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। अर्थ पे जो लाइफ है वो सनलाइट के ऊपर ही डिपेंड है। प्लांट्स यूज सनलाइट एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स इन सनलाइट का यूज़ करते हैं अपने फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के द्वारा। लाइट पेनिट्रेट्स इनटू द फॉरेस्ट एज वेल एज इनटू द वाटर बॉडीज़। तो लाइट जो है जिस तरह से फॉरेस्ट घने जंगलों के अंदर तक जाती है, उसी तरह से वाटर बॉडीज़ के अंदर भी जाती है। एक्वेटिक प्लांट्स यूज सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक द अदर प्लांट्स। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो भी अपना फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का यूज़ करते हैं। जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, पानी के अंदर वाले जो प्लांट्स हैं या ऊपर पानी में जो हैं, वो सब भी अपना फूड बनाने के लिए प्लांट्स की तरह ही फोटोसिंथेसिस के द्वारा सनलाइट का यूज़ करते हैं। हाउएवर द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग दीज प्लांट्स डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ वाटर। तो जिस तरह से जो ये प्लांट्स जो होते हैं पानी के अंदर होते हैं, तो जितनी गहराई बढ़ते जाती है पानी के अंदर, समुद्र के अंदर या नदी के अंदर, उतनी ज़्यादा ही सनलाइट जो है वहाँ पे कम पहुँच पाती है। एंड दैट इज़ वाई वेरी फ्यू प्लांट्स आर एबल टू सर्वाइव इन डीप वाटर। तो इस कारण से क्या होता है कि बहुत ही कम प्लांट जो हैं वो गहराई में सर्वाइव कर पाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू लाइट इन डिफरेंट वेज। प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो लाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। हैव यू सीन ए प्लांट कॉल्ड मॉर्निंग ग्लोरी? क्या आपने ऐसा कोई प्लांट देखा है जिसको मॉर्निंग ग्लोरी कहा जाता है? इट्स फ्लावर्स ब्लूम आउट एट सनराइज। इसका जो फ्लावर होता है वो सनराइज जब होता है उस समय खिल जाता है, और सनसेट होता है उस समय फिर वो बंद हो जाता है। सिमिलरली इन सम प्लांट्स द लीव्स ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट। तो इसी प्रकार से कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पत्ते जो हैं वो दिन के समय खुल जाते हैं और रात के समय वो बंद हो जाते हैं। द सनफ्लावर ऑलवेज फेस द सन इन द मॉर्निंग, इट फेसेज द ईस्ट, इन द इवनिंग इट टर्न्स टुवर्ड द वेस्ट। सनफ्लावर जो है हमेशा सन के साइड में ही उसका फेस होता है। जिधर जिधर सन जो है सो मूव करता है, उस सनफ्लावर का जो फूल होता है वो उधर ही उसकी तरह ही उसके साइड ही उसका फेस घूमता चला जाता है। जैसे कि सुबह के समय में ईस्ट के साइड में और इवनिंग के समय में वेस्ट के साइड में वो टर्न हो जाता है। एनिमल्स ऑल्सो शो वेरिएशन इन देयर बिहेवियर विद द अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल और टू देम। तो जैसे जिस तरह से लाइट अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग ही बहुत से एनिमल्स भी अपने बिहेवियर में विभिन्नताएं दिखाते हैं, अलग अलग तरह के बिहेवियर्स करते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे व्हेन देयर इज़ लाइट। बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं, ज़्यादातर एनिमल जो होते हैं वो दिन के समय में जब लाइट होता है उस समय एक्टिव होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो रात के समय में होते हैं। ऐसे कुछ एनिमल्स जैसे कि रैट, कॉकरोच और आउल है, ये सब क्या है, ये रात के समय में एक्टिव होते हैं। तो इस तरह से वो लाइट के अकॉर्डिंग जो है सो अपना बिहेवियर जो है सो बिहेवियर में वेरिएशन देखने को मिलता है एनिमल्स की। ठीक, नेक्स्ट हमारा है टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट ए प्लेस इज इंडिकेटिव ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ दैट प्लेस। अब कोई भी टेम्परेचर को हम उसके कहाँ पे कितनी गर्मी है कितनी ठंडी है उसको डिग्री से इंडिकेट करते हैं। इट कैन बी मेजर्ड बाय द डिवाइस कॉल्ड द थर्मोमीटर, और जिस डिवाइस से इसको मेजर किया जाता है उसे थर्मामीटर कहा जाता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग जगहों के अकॉर्डिंग जो है सो गर्मी जो है वो कम ज़्यादा होती है, वो उस प्लेस पे डिपेंड करती है कि कहाँ पे कितनी ज़्यादा गर्मी होगी। टेम्परेचर अफेक्ट्स एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो टेम्परेचर है ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है उसके बारे में आगे देखते हैं हम। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। प्लांट्स और एनिमल्स जो भी अर्थ पर है वो ये सुनिश्चित करता है कि कहाँ पर कितने ज़्यादा कैसे किस प्रकार के प्लांट्स होंगे, किस प्रकार के एनिमल्स होंगे, क्योंकि हर जगह हर तरह के प्लांट्स और हर तरह के एनिमल्स नहीं पाए जाते हैं। कहीं टेम्परेचर ज़्यादा कोल्ड रहता है, कहीं ज़्यादा हॉट रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर अलग अलग तरह के एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन टॉलरेंस रेंज फॉर टेम्परेचर। हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक टॉलरेंस रेंज होता है कि वो टेम्परेचर को
कितना हाई या कितना कोल्ड तक वो टॉलरेट कर पाएगा, सहन कर पाएगा। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो इन वार्म प्लेसेस बट सम नीड ए कोल्ड क्लाइमेट। ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं कि वार्म प्लेसेस में सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो कोल्ड क्लाइमेट में भी रहते हैं। काउज कैन टॉलरेट द हॉट वेदर बेटर देन बफलोज। काउज बफलोज की तुलना में ज़्यादा हॉट क्लाइमेट को टॉलरेट कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है। वी ऑफन सी बफलोज कूलिंग देमसेल्व्स इन पॉन्ड ड्यूरिंग समर। हमने प्रायः देखा है कि बफलोज जो हैं वो समर के सीज़न में पॉन्ड्स में अपने आप को कूल करती हैं, पानी में डूब करके। दिस इज़ बिकॉज बफलोज आर ब्लैक इन कलर एंड डू नॉट हैव एफिशिएंट स्वेट ग्लैंड्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बफलोज का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है और उनके पास पर्याप्त स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं। ब्लैक कलर में जैसे कि ज़्यादा गर्मी लगती है, हम जानते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता है। हैज़ दे फील द हीट मोर एंड नीड टू कूल देमसेल्व्स बाय रिमेनिंग इन वाटर। तो इसलिए वे ज़्यादा गर्मी फील करती हैं और अपने आप को ठंडा करने के लिए वे कहीं भी जो पानी रहता है थोड़ा सा भी, तो उसमें डूब करके अपने आप को ठंडा करती है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि बफलोज कैसे अपने आप को कूल कर रही हैं। ऑन द अदर हैंड कैमल्स कैन टॉलरेट इवन द एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैमल जो है वो डिज़र्ट का एक्सट्रीम हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी टॉलरेट कर लेता है। कैसे कर लेता है? दे हैव नो स्वेट ग्लैंड्स। उसका कोई स्वेट ग्लैंड नहीं होता, उससे पसीना नहीं आता है। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। तो इससे क्या होता है कि उसके शरीर से बहुत कम वाटर रिड्यूस होता है, इसलिए वो जो है बहुत दिनों तक बिना पानी के भी जीवित रह सकता है। पोलर बियर एंड पेंगुइन आर फाउंड इन ओनली इन कोल्ड रीजन्स। टाइगर्स एंड एलिफेंट्स आर फाउंड इन वार्म रीजन्स। पोलर बियर और पेंगुइन जो होते हैं वो सिर्फ कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं, और जबकि टाइगर और एलिफेंट्स जो हैं वो वार्म रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट क्या है? सॉइल। सॉइल इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर ऑफ आवर इन्वायरमेंट। सॉइल हमारे अबायोटिक इन्वायरमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट सॉइल। ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं, मैक्सिमम प्लांट, वो बिना सॉइल के ग्रो नहीं कर सकते हैं। सॉइल प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ। जैसे कि हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के समय में, पिछले वीडियो का जो पार्ट 1 था उसमें पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से मिनरल्स और वाटर को ऑब्जर्व करते हैं अपना फूड बनाने के लिए और ग्रो करने के लिए। इट आल्सो प्रोवाइड्स ए होम टू ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल। और ये सॉइल में क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं, डेड बॉडीज़ वगैरह को डिकम्पोज करते हैं, वो सारे सब सॉइल्स में रहते हैं। तो इस तरह से सॉइल क्या है, उन्हें एक अपना होम भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हमारा है इंटरेक्शन इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में का इंटरेक्शन क्या है, उसके साथ मतलब उसका एक दूसरे के साथ जो परस्पर क्रिया होती है उसे इंटरेक्शन कहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटर इंडिपेंडेंट इन देयर फूड रिलेशनशिप। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं सो अपने फूड रिलेशन में जो है एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। देयर आर एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं। मैनी ऑफ सच एनिमल्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स विच इन टर्न आर ईटन बाय सम अदर एनिमल्स। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, उसके बाद उन एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स खाते हैं, और फिर उन एनिमल्स को भी दूसरे एनिमल को ही खा लेते हैं। देयर इज़ दस ए फूड चेन इन नेचर। तो इस प्रकार से एक नेचर में एक फूड चेन बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए पहला क्या है, ग्रास है। ग्रास क्या होता है, प्लांट होता है, तो ये फूड प्रोड्यूसर होता है। उसके बाद फिर डियर है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है। डियर को खा लेता है लायन, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाता है। तो इस प्रकार से एक ये फूड चेन बन जाता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए टेरेस्ट्रियल फूड चेन। तो इस तरह के एग्जाम्पल को हम क्या कहते हैं, एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन कहते हैं। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो लैंड पे हो रहा है उसको, और जो ज़मीन के वाटर के अंदर होता है उसे हम एक्वेटिक फूड चेन कहते हैं। When such a chain exists between aquatic plant and animal, it makes up an aquatic food chain। और जब इस तरह का ही चेन जो है वो एक्वेटिक प्लांट्स या एनिमल्स के बीच होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्वेटिक फूड चेन कहते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, आइए इसको देखते हैं। फॉर ईच ऑफ 3 केसेस ABC, 3 केसेस दिए गए हैं यहाँ पे ABC, और उसमें जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उसके द्वारा हमें एक फूड चेन बनाना है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द नेचर
ऑफ ईच ऑफ दिस 3 फूड चेन्स, और इन तीनों फूड चेन्स का नेचर हमें पता करना है कि कौन से टेरिस्ट्रियल है और कौन से एक्वेटिक है। देखिए फर्स्ट में दिया गया है आउल, ग्रास होपर, रेट, स्नेक। तो ये सब क्या है, ये सारे इसको आप अरेंज करिए अपने आप, क्योंकि इतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आप इसको कर सकते हैं। इसको खुद आप अरेंज करिए और उसके बाद बताइए कि ये क्या है। तो ये हमारा जो है ए नंबर में ये है हमारा है टेरिस्ट्रियल फूड चेन। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये एक्वाटिक फूड चैनल है, फूड चेन है, क्योंकि देखिए यहाँ इसमें सारे एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं। और ये नेक्स्ट हमारा सी नंबर का भी जो है ये एक्वाटिक फूड चेन है। नेक्स्ट हमारा है द मिनरल साइकिल। देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो हमारे इन्वायरमेंट का जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट है उनके बीच एक रिलेशनशिप है। द अबायोटिक सब्सटेंसेज सप्लाई न्यूट्रिशन टू द प्रोड्यूसर्स। जो अबायोटिक सब्सटेंस होते हैं वो प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, प्लांट होते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं। द प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर फूड फॉर द कंज्यूमर्स। और ये प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं किन के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आफ्टर देयर डेथ आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय डिकम्पोजर्स। तो दोनों के दोनों जो हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, वो दोनों उनकी डेथ के बाद वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दिए जाते हैं, उनको डिकम्पोज कर दिया जाता है। द न्यूट्रिएंट्स रिटर्न टू सॉइल, एयर एंड वाटर। और दोबारा से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वापस सॉइल में, एयर में और वाटर में चले जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। उसके बाद दोबारा से प्लांट जो होते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के समय में, प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल से वाटर और मिनरल से एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो डेड बॉडीज़ का को जो छोटे छोटे डिकम्पोज कर दिया गया था ब्रेक डाउन करके, तो वापस मिनरल्स बन करके सॉइल में मिक्स हो गए और दोबारा से उसको प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं। द होल साइकिल इज़ दस रिपीटेड कंटिन्यूस। इस प्रकार से ये जो सारा का सारा पूरा साइकिल है ये हमें रिपीट होते रहता है, लगातार रिपीट होते रहता है। दिस साइकिल ऑफ मटेरियल्स थ्रू बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड द मिनरल साइकिल। तो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट का ये जो साइकिल है इसे हम क्या कहते हैं, मिनरल साइकिल कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा समझाया गया है कि कैसे ग्रीन प्लांट्स हैं उन्हें एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स, और फिर जो प्लांट्स हैं वो डेड होते हैं तो उसे डिकम्पोज कर दिया जाता है माइक्रोब्स के द्वारा, और उसके बाद वो मिनरल्स बनते हैं और दोबारा सॉइल में मिक्स होते हैं और सॉइल से दोबारा प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ respiration both plants and animals take in oxygen from the atmosphere and give out carbon dioxide back into the atmosphere। तो रेस्पिरेशन के समय में दोनों प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सो वो छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो गेट्स एडेड टू द एटमॉस्फेयर व्हेन बर्निंग ऑफ वुड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जब कभी हम लकड़ी जलाते हैं या कोल जलाते हैं या पेट्रोल वगैरह जब यूज़ होता है तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐड होते रहता है। दिस इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। द प्लांट्स यूज अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद वो ऑक्सीजन को निकालते हैं जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उस समय। क्योंकि Thus a balance is maintained between the amount of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere। तो इस प्रकार से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो मेंटेन होता रहता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से जो है रेस्पिरेशन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है फोटोसिंथेसिस में, फिर उसके बाद उसको ऑक्सीजन जो है सो प्रोड्यूस किया जाता है, फिर ऑक्सीजन को हम रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो है सो एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। वी दस रियलाइज दैट इन आवर इन्वायरमेंट इट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। दिस मेक्स आवर इन्वायरमेंट ए डायनेमिक सिस्टम। तो इस प्रकार से हमने ये रियलाइज़ किया कि जो हमारा इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ये हमारे इन्वायरमेंट में एक डायनेमिक सिस्टम को बनाता है। आगे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, इन कीवर्ड्स को मैंने जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी आपको तो उसी समय वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था। आप लोग इसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पूरा देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट में है यू मस्ट नो। तो इसमें भी वही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा है, जैसे कि
बायोटिक इन्वायरमेंट क्या है, तो प्रोड्यूसर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, ओमनीवर्स क्या है, इन सब के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो इसको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बस इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज करके इसको यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन आंसर, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।